Welcome everyone to yet another interesting episode of Governance Now podcast series in conversation with. Today we have with us a very special guest, the Managing Director and CEO of National Stock Exchange, Shri Ashish Kumar Chauhan ji, a technocrat from IIT Bombay and IIT Calcutta. Shri Ashish Kumar Chauhan ji has been one of the founding pillars of NSE. He's been credited with many firsts such as introduction of Nifty Index, satellite telecom, mobile trading, screen-based trading and mutual fund distribution through the exchanges. He's truly the father of modern derivatives trading in India. Prior to joining the National Stock Exchange, he's been serving as the MD and CEO of Bombay Stock Exchange for 10 years. Shri Chauhan has been a part of the Reliance Group as a Group CIO and the CEO of the Mumbai Indians IPL team in its formative years. A recipient of many awards such as the CEO of the Year Award by Asia Asset Management, Most Influential CEO by the CEO Leadership Award and the Lifetime Achievement Award at Global Standards in Singapore in 2023. It's a pleasure and honor to have you, sir. Ashish ji, you have been someone who has been credited as the thespian or the father of the capital markets of India. Currently, we are seeing a lot of geopolitical crisis around. You take about the recent India-Pakistan tension, before that the Israel-Hamas, or before that the Russia-Ukraine war. All these geopolitical, along with the trade war that just started with the United States, with it being halted in between and now talks being resuming between various countries. And all these things do have an influence on the capital markets worldwide. It's not just about India, but worldwide. आप इस पूरे स्थिति को किस हिसाब से देखते हैं in its influence over the capital markets? धन्यवाद कैलाश जी। एक तरह से विश्व की जो परिस्थिति है, हम एक मकाम पे आए हैं जो बहुत सालों से बन रहा था। जो जियोपॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, वही विश्व को चलाता है। जो इकोनॉमिक्स है, जियो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो इकोनॉमिक्स कोई अपने आप में खुद नहीं हो सकता। जो बॉडी में आप रहते हो उसका एक लहू है। जियो इकोनॉमिक्स वो एक तरह से खून का काम करता है, लेकिन जो बॉडी ठीक ना हो या तो बॉडी एक दर्द से गुजरती हो तो नेचुरली उसमें इकोनॉमिक्स क्या कर सकता है। तो जियोपॉलिटिक्स ही महत्व की चीज है और उसके तहत इसके अंदर ये जियो इकोनॉमिक्स की बात होती है। तो जब विश्व युद्ध 2 जब हुआ, खत्म हुआ, उसके पहले ब्रिटेन जो था महासत्ता था, माने यूनाइटेड किंगडम जैसे हम जानते हैं जिसको, जो विश्व में जिनका सूरज कभी डूबता नहीं था। तो वो जो ब्रिटेन था वो एक तरह से वॉर तो जीता, लेकिन वो एक तरह से पूरी जो कंट्रोल था वो हार गया। तुरंत वॉर के बाद उनको जितनी जितनी जगहों पे उनका राज था, जैसे भारत में या कहीं और जगह, मलेशिया था, सभी पूरा विश्व, माने आप वेस्ट इंडीज भी कहेंगे, जमैका कहेंगे, पूरा मलेशिया, इंडोनेशिया से लेकर के भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, गल्फ और इजराइल, कई जगहों से उनको मुक्ति इसलिए मिली कि ब्रिटेन बड़ा वीक हो गया था। उनकी जो कॉस्ट वगैरह बहुत बढ़ गई थी और तभी अमेरिका एक उभरता हुआ देश था। उन्होंने एक अच्छा वैज्ञानिक तरीके से एटम बम भी बनाया, उसका प्रदर्शन भी किया 2 जगह पे जापान में, लेकिन उसकी वजह से और उनका जो इकोनॉमी था, उनका जो एक फ्रेमवर्क था वो बेहतर था, क्योंकि वो कभी लड़ने जाते ही नहीं थे, बहुत कम लड़ना They were poised better at that stage. जो ब्रिटेन का पाउंड था, पाउंड स्टर्लिंग जिसको कहते हैं, वो भी विश्व की करेंसी थी, सिंगल करेंसी। तो विश्व युद्ध 2 जब खत्म हुआ तो ब्रिटेन वुड्स नाम की जगह है अमेरिका में, यहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ सभी इकोनॉमिक्स को बुलाया गया। जोसेफ मेनार्ड गेन्स जो बड़े महान केन्जियन थियरी जो आप जानते हैं, भारत से भी, लेकिन भारत उस समय ब्रिटेन के अंदर था, आज़ाद नहीं हुआ था, 1945 की बात है। तो वहाँ पर लोगों को बिठाया गया और नई संस्थाएं, नए फ्रेमवर्क बनाए गए। उसके तहत जो IMF, वर्ल्ड बैंक सब बना, फेडरल रिजर्व्स जैसे हमारे वहाँ रिजर्व बैंक्स ऑफ इंडिया, वो पूरा फ्रेमवर्क वर्ल्ड का बना कि ऐसे वर्ल्ड चलेगा। और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हुए उसमें फिर डॉलर का एक दबदबा बढ़ा और डॉलर बिकेम बेसिकली वर्ल्ड डोमिनेंट करेंसी और रिजर्व करेंसी। तो और उसमें फिर भी जो गोल्ड का बैकिंग था, एक तरह से अमेरिका ने अपने आप को प्रिपेयर किया था 25 साल तक। तो क्यों मैं आपको ये पुरानी कहानी बता रहा हूँ, इसलिए कि जब तक हम समझे नहीं कि जब ये टेक्टोनिक शिफ्ट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है ना, भूखंड की जो प्लेट्स
एक दूसरे पे टकराती है तब भूकंप आते हैं, जी जब हिमालय बनता जी है ना, बड़े धरतीकंप होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? तो जो जियो पॉलिटिक्स में जो धरतीकंप होते हैं वो जियो इकोनॉमिक्स में भी आते हैं, इकोनॉमिक हर कंट्री के इकोनॉमिक्स में आते हैं। इवन जो पॉलिटिक्स है वो भी बदलता है कि देशों में और ओवरऑल मिल करके एक इम्बैलेंस बनता है, और ये डायनेमिक डिसइक्विलिब्रियम में बोलता हूँ, इक्विलिब्रियम में कहीं नहीं होता, डिसइक्विलिब्रियम होता है, लेकिन मैनेजेबल होता है तो चलते रहता है। बिल्कुल। और फिर जब वो एक तनाव बहुत बढ़ जाता है तो एक ब्रेकिंग की परिस्थिति आती है। तो एक ब्रेकिंग की परिस्थिति आती है 1972 में, जब ही 1945 ऑनवर्ड्स अमेरिका का दबदबा बढ़ा। उनने सभी लोगों के जो वैज्ञानिक थे सभी वहाँ गए, आइंस्टाइन भी वहाँ रहने गए, विश्व युद्ध के पहले से ही जाते। तो ऐसे सभी मैंने अच्छी इन्वेंशंस की उन्होंने, और उनका बहुत बड़ा देश भी है उस हिसाब से, तो उनकी भौगोलिक सत्ता भी रही। लेकिन उसके बाद इन सम वेज एक टेंशन बढ़ा ऑयल के प्राइस से। हाँ। तो ऑयल प्राइस, क्योंकि ऑयल का एक चलन बढ़ा और कार्स बढ़ी, सब हर तरह की चीज़ें बढ़ी, तो इससे ऑयल का चलन बढ़ा। तो उसमें फिर 1970s में एक बड़ा इन्फ्लेशन आया, क्योंकि पैसा सब गल्फ में जाने लगा। बिल्कुल। तो गल्फ में और यूरोप में, मैंने खास करके लंदन में, एक यूरो डॉलर का एक चलन बढ़ा कि जो डॉलर का ट्रेडिंग अमेरिका के बाहर हो, तो उसका एक चलन बढ़ा। लेकिन एक परिस्थिति आई जब ही इतना इन्फ्लेशन हुआ वर्ल्ड में, मुद्रास्फीति की बात है, कि भारत में भी मुझे याद है मोरारजी देसाई को, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको बहुत गालियाँ मिलती थी कि इतना इन्फ्लेशन हो गया। लेकिन कई बार हम सरकार को दोषित मानते हैं, हमें लग रहा है कि वो भाव तय करते, ऐसा नहीं होता है। विश्व की सेवरल मार्केट फोर्सेस आर अराउंड इट, तो तय होती है, तो उसमें वो कई बार अच्छा होता है तो पॉलिटिशियंस बेनिफिट भी ले लेते कि मैंने करवाया, बट वो भी उनके हाथ में नहीं होता है, खाली उनको तो सॉरी गाली भी उनको ही मिलती है। लेकिन हकीकत तो ये है कि सभी एक तरह से प्रारब्ध एक आपको टच करता है। तो उस हिसाब से 1972 में जब ये बहुत बढ़ गया, तो अमेरिका का जो डॉलर विथ गोल्ड बैकिंग था मैनेज नहीं कर पाया, तो इसलिए देन दे सेड, रिचर्ड डिक्सन था उसका प्रेसिडेंट 1971-72 में, उसने कहा कि भाई वी विल नॉट नॉट हैव डॉलर बैक्ड बाय गोल्ड। तो फिर डॉलर एक तरह से पेपर ही हो गया, लेकिन फिर भी चलता रहा, क्योंकि सबको कंफर्ट आ गया और सबको चॉइस नहीं थी, बिकॉज अब गोल्ड उतना मिल नहीं रहा था और इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। सो उसके बाद एक परिस्थिति हुई कि 1972 के बाद हर कंट्री अपना अपना इन्फ्लेशन के लिए जो नोट छापते हैं या तो पैसे बनाते हैं, वो करते गए। तो और एक तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ी। उसके बाद कंप्यूटर का एक युग आया, और उसके बाद तो प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ी, लोगों की जो समृद्धि बढ़ी। लेकिन जो प्राइस ऑफ कमोडिटीज, जो गेहूं चावल, उनका दाम कम रहा, क्योंकि इतने ही लोग हैं वर्ल्ड में। एक फाइनली $7 बिलियन 7 बिलियन लोगों पे वर्ल्ड में, अब उससे ज़्यादा होगा नहीं। पहले 4 बिलियन थे उस समय 1972 में। तो एक जबकि बाकी सुविधाएं बढ़ गई, तो इसलिए लोगों को लगा नहीं कि भाई ये इन्फ्लेशन ज़्यादा है। प्राइस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज अपने आप को, लेकिन सभी देशों ने अपने अपने जितनी भी मुद्रा थी, जितनी करेंसी थी सर्कुलेशन में, वो बढ़ा दी बहुत ज़्यादा। और उसी के सामने एक नया प्रयोग आया कि भाई वैश्वीकरण करेंगे, कि जो प्रोडक्शन है जो देश गरीब है उसमें करवाएंगे, और अमीर देशों को एक तरह से अमीरी भी बहुत हो गई थी कि भाई हम अमीर हैं तो हम अच्छा खाएंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे, और जो चीज़ प्रदूषित करती है उसको नहीं करेंगे, तो उनको करने दो, वो मरें। तो उस हिसाब से 1972 के बाद एक दौर आया। तो और उसी समय कम्युनिज्म से लोगों को बाहर निकालना था, कैपिटलिज्म को। दो अलग अलग धाराएं भी थी, तो उसमें चाइना को कम्युनिज्म से निकाल के कैपिटलिज्म तरफ लाना था। इसलिए रिचर्ड निक्सन ने हेनरी किसिंजर को भेजा 1971-72 में पाकिस्तान के द्वारा चाइना में, और फिर नेक्स्ट ईयर 1972 में या 3 में रिचर्ड निक्सन खुद गया। बट उसके पहले का जो काम था, तो उस समय में पाकिस्तान जो था, जब से आज़ाद हुए हैं तब से अंग्रेजों के साथ या अमेरिकनों के साथ उसने कई धुआंधार बैटिंग करी हुई है, और भारत को कोई गिनता नहीं था, क्योंकि भारत एक
प्रिंसिपल पे चलने वाला देश रहा और अमेरिका को प्रिंसिपल से कोई लेना नहीं था, पाकिस्तान को तो और भी नहीं था। तो जो एक दूसरे को यूज कर सकते हैं वो दोस्त बनते हैं, तो बनते गए। और मतलब कहीं ना कहीं वो एक इट इज सेड कि यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक वाला, और वो परमानेंटली वो जान लेता है कि आज आपकी क्या जरूरत है। हाँ। तो आपको रशिया को हरवाना है अफगानिस्तान में, तो मेरे वहां से करिए, तो मुझे $1 बिलियन देते रहिए और मैं बिन लादेन खड़ा करूंगा, आप सपोर्ट करिए। तो उस समय तो मैं इसलिए पृष्ठभूमि का बांध रहा हूँ कि सभी को पता चले कि आज की बात नहीं है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर कह लो, ये जो वर्ल्ड ट्रेड टेंशन्स हैं, तो 1972 में वो अंदर लाने की कोशिश करी उन्होंने। कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा इतिहास, और इसलिए कम्युनिज्म का डिफीट भी हुआ। चाइना अमेरिका की तरफ झुका तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनवाया, उनको बहुत सारे फैसिलिटीज दिया। इंडिया को जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी डेमोक्रेसी है, इंडिया तो कम्युनिस्ट भी नहीं है, तो उसको तो बाजू में रखो। तो हमें कोई खास ये जो वैश्विक स्थिति बनी उसमें हमें कोई बेनिफिट तो नहीं मिला। हमारा जो कोटा था इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल कोटा, उसमें हमें अमीर देश माना गया। बांग्लादेश और चाइना अभी भी गरीब है, तो उनका कोटा ज़्यादा है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो रुई है, हमारा कॉटन है, दैट गोज टू बांग्लादेश एंड दे प्रिपेयर द clothes and then send it to America and other places. So that goes to China. Most of the American brands, clothing brands जैसे गैप है, बाकी है, जितने भी मैंने देखे वो सब मेड इन बांग्लादेश है। तो कहीं ना कहीं वो एक सो दैट इज वेयर एक तरफ पॉलिटिक्स है, एक तरफ रिलीजन है, एक तरफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, तो वो सब दाव चले। 1988 में बर्लिन वॉल गिरा, तो कम्युनिज्म एक तरह से अंत हो गया एंड देन कैपिटलिज्म अंत की शुरुआत हो गई। लोगों को लगा कि भाई चाइना अब कैपिटलिज्म तरफ आए, कम्युनिज्म छोड़ देगा। तो चाइना ने कहा मैं आप सोचते रहो, मैं जब बड़ा बनूंगा तो फिर आपको हराने आऊंगा। तो वो जो 1989 से उन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया, तो आज 30-35 साल के बाद आज जो चाइना ने विश्व के 40% से अधिक मैन्युफैक्चरिंग को कवर कर लिया। वो 2% भी वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे उस समय, आज 40%, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि हमको मैन्युफैक्चरिंग करनी बहुत दूषित करने वाली चीज है। यूरोप पहले से ही अमीर था, तो उनको लगा कि भाई यही लोग करते थे, हमें हमारे तो लोग एक तरीके से डंप वो वहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन चाइना ने कहा ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें वैसे भी ऊपर आना है, तो करते गए। और उसमें भारत कोई गिनती में नहीं था, लेकिन एक तरह से आईटी का एक दौर आया। टेक्नोलॉजी इज द लार्जेस्ट चेंज इन द वर्ल्ड। ये पॉलिटिक्स का एक टेक्टोनिक शिफ्ट चलता है, वैश्वीकरण का एक दौर चलता है, एक आइडियोलॉजी का दौर चलता है। उसमें उसके सभी के ऊपर जो चेंज फाइनली आता है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आता है। तो उसमें भारत कोई एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा था मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, क्योंकि चाइना को हेल्प कर रहे थे। उसके पहले जापान आया, उसके पहले हम जर्मनी आया, और फिर जब कोई बड़ा बनता है तो दूसरे देश को निकाल देते हैं, नीचे कर देते हैं। तो चाइना को बड़ा बनाया, जापान को नीचे कर दिया, और भारत शांति से देख रहा था। लेकिन कई लोगों ने जब आईटी बनने शुरू हुआ 1980s में, फिर 90s में, तो .com बूम आया, तो हाँ, और आईटी प्रोग्रामिंग का बूम आया, जिसमें एक तरह से एनएससी का एक भाग रहा कि एनएससी वाज द फर्स्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, कि कहीं पर पूरे भारत में सैटेलाइट के माध्यम से आप ट्रेडिंग कर सकते। तो आपको भारत की प्रजा को 1994 में एक मौका मिला कि आईटी आपका जीवन चेंज कर सकता है, और एक जादू की तरह पूरे समाज में फैल गया। मैंने अभी पढ़ रहा था कि एनएससी वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स की शुरुआत की। तो वो हुआ 98 में, बट 94 में जब ये शुरू हुआ एनएससी, तो भारत में टेलीफोन लाइंस भी अच्छे नहीं थे, टेलीफोन चलते भी नहीं थे आधे टाइम में। बिल्कुल, उस समय पूरे देश को एक जगह पे जोड़ना और पब्लिक पे, तो वो जो चीज़ था वो एनएससी ने किया। लेकिन उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आया भारतीय प्रजा में, भारतीय इंजीनियर्स में, कि जो इंजीनियर्स नहीं थे वो भी जब Y2K करके एक स्थिति आई, हाँ, कि जहां पर बहुत सारे प्रोग्रामर की विश्व को जरूरत पड़ी, तब हमारे जितने भी आईटी की कंपनियां, बड़ी बड़ी छोटी कंपनियां थी, वो सब एनएससी दिखाने लाते थे कि देखो भारत ऐसा कर सकता है। और फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, और आज बहुत बड़ा हो गया। लेकिन जो भारत ने ये टेक्नोलॉजी का एक अध्ययन किया, एक आत्मग्रहण किया, तो भारत ने अपने आप को तो सुधारा, लेकिन वर्ल्ड को चला दिया।
तो वो जो टेक्नोलॉजी का जो एक जोर आया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक तरह से जैसे इन्फोसिस का एक लिस्टिंग हुआ था, मुझे याद है 93-94 में, वो आईटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी भारत में। किसी ने देखा भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था आईटी क्या करता है। कंप्यूटर बनाते होंगे, हार्डवेयर कुछ करते होंगे जी। अब ये तो सॉफ्टवेयर की कंपनी थी, पब्लिक इश्यू फेल हो गया उनका, और जिन लोगों को अंडर राइटिंग किया था उनको बेचारों को शेयर लेने पड़े। उनका मन नहीं था, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि जो इशू ठीक नहीं हुआ तो हम भरे, कानूनन जो है। हाँ, तो वो दे बिकेम एक्सीडेंटल बिलियनर्स क्योंकि उनके पास वो स्टॉक बाद में, क्योंकि वो शेयर के दाम 10,000 गुना बढ़ गए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो आईटी का एक दौर आया जिसमें भारत ने एक बहुत बहुत बड़ी लीप ली। और आज भारत में करीब 2-3 करोड़ जॉब ऐसे हैं जो विश्व में कोई नहीं कर सकता, वैसे जॉब्स हैं। बिल्कुल 2-3 हजार फॉरेन की कंपनियों का खुद का भारत में एक बेस है, जो जिसको हम ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर कहते हैं। और भारत की एक एक कंपनी 7-7, माने टीसीएस के पास आज 7 लाख एम्प्लॉयज होंगे, ऐसे बहुत, माने इन्फोसिस के पास 5 लाख एम्प्लॉयज होंगे। तो ऐसे आईटी की कंपनीज वर्ल्ड में कहीं नहीं। इवन जो अंग्रेज नाम की कंपनियां चलाते, कैप जेमिनी और वो सब के सब भारत से सर्वांग ऐसे ही, उस हिसाब से इंडिया ने ये ग्रोथ वेव राइड की, तो राइड की, उसमें टेक्नोलॉजी को ग्रहण किया। और टेक्नोलॉजी जो समाज ग्रहण करता है वही समाज आगे जाता है। बिल्कुल, जो अडॉप्टेबल होता है। जो 1000 साल पहले, 2000 साल पहले भारत ही विश्व का टेक्नोलॉजी गिवर देश था। जो हमारी जो स्टील थी, जो हम लोहा बनाते थे, वो ग्रीक रोमन लोग यूज करते थे। सिर्फ हमारा वो जो तेजाना जिसको कहते हैं, जो स्पाइसेस, जी वो ही यूज नहीं करते थे। भारत ही विश्व का एक गुरु था, और मैन्युफैक्चरिंग देश था। जो 50-60% वर्ल्ड का जीडीपी यहाँ से बनता था। लेकिन फिर हम टेक्नोलॉजी में गए ही नहीं। मैंने 1000 साल पहले हम सब वो हायरार्की मैनेजमेंट में गिर गए कि जो हमने अचीव करना था कर लिया, अब तो लाइफ तो बाहर के लोगों ने आके हमको तोड़ दिया। 1000 साल तक आप टेक्नोलॉजी की रेस में ही नहीं थे। आज पिछले 30 साल में जो भी आपने किया है एज ए कंट्री, आज आप टेक्नोलॉजी की रेस में फर्स्ट हो। बिल्कुल, वर्ल्ड में बायोटेक्नोलॉजी की बात होती है, 50% काम इंडिया में होता है। ये की बात होती है, 50% काम इंडिया के जो वैज्ञानिक है या इंजीनियर है वो करते हैं। ड्रोन की बात है, आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में भारत जिस हिसाब से मेड इन इंडिया, और जो लो कॉस्ट में हुआ है काम, क्योंकि भारत का एक फ्रूगल इनोवेशन का एक तरीका रहा है, एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड सेविंग्स का पहले से एक भारत में दौर रहा है। तो अब क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं था, लेकिन आज जो दौर आ रहा है टेक्नोलॉजी के जरिए, उसको मैं कैपिटलिज्म विदाउट कैपिटल कहता हूँ। कि आपको पहले बहुत पैसे बनाते था, तो आपको पहले पैसे बहुत डालने पड़ते थे। अभी देश में पैसे ही नहीं थे, बहुत कम लोगों के पास थे, तो हम ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसमें कैपिटल डालने की जरूरत। लेकिन जो आईटी हो या ऐसी चीजों में पैसे डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आई कॉल इट कैपिटलिज्म विदाउट कैपिटल। आप बहुत अधिक धन बना सकते हो विदाउट कैपिटल। और उसमें आपने देखा है, नंदन नीलेकनी, नारायण मूर्ति ने शुरू किया, लेकिन आपने जोमेटो को भी देखा, अभी स्विगी को भी देखा, और श्रीधर वेम्बू के भी आप देख रहे हो कि जो पूरे विश्व को यहाँ बैठ करके तमिलनाडु के गांव में से बच्चों को एम्प्लॉय करके वो पूरे विश्व को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जोहो में तो मेरा ऐसा है कि आज बड़े सारे मॉडल आ रहे हैं, बड़े सारे चीजें आ रही है जिसमें बहुत अधिक पैसे की जरूरत नहीं, थोड़ा पैसा चाहिए। तो वो जो है आज एसएमई के जरिए, एसएमई एक्सचेंज के जरिए वो लोग एनएससी से जुटाते हैं। बिल्कुल, और कंपनी अपनी बड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत कंपनियां बड़ी भी बनी है। तो मैं ये आपको पृष्ठभूमि का इसलिए दे रहा था कि अब जो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का एक ताल्लुक, कि अमेरिका भी अब लग रहा है कि भाई हमारे तो जो हर व्यक्ति तो ब्रेन ही काम नहीं कर सकता है। तो जो अमेरिका का जो मिडिल अमेरिका है जिसको कहते हैं, मिडिल नॉट इन द मिडिल क्लास, बट ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट जो है वो सर्विसेज ओरिएंटेड है। मिडिल अमेरिका इंडस्ट्रियल जोन है। तो उनकी इंडस्ट्री चली गई चाइना, तो वो सब अब उनके पास कोई काम नहीं रहा, बट उनके पास तो वोट है। तो इसलिए वो लोगों ने वोट इस ऐसे व्यक्ति को दिया जो उनको कह रहा है कि मैं आपकी जॉब्स वापस दूसरे देशों से वापस लाऊंगा। अब हकीकत तो यह है कि वो उनके कॉस्ट में, वो उनकी जो आज भी पर पर्सन रेट है $20 पर आवर की रेट है। तो दिन में आपको $150 का मेहनतना देना है एक दिन में, तो करीब 15,000 रुपया पर डे। हाँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो जबकि इकोनॉमिक स्केल बढ़ गई। इंडिया में आपको आज आप 1000 रुपया में
30,000 रुपये का मंथली किसी को मिलता है तो बहुत अच्छी बात होती है, और चाइना में प्रॉब्ली आज 2-3 हज़ार में मिलता होगा बिल्कुल। जो व्यक्ति, तो उस हिसाब से वो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वो उसने एक प्रॉमिस किया, लोग परेशान थे, तो इसलिए फिर अब ये रखे वो कि वैश्वीकरण जो है वो अभी लोकलाइजेशन होगा। तो जो ये संस्थाएं बनी, यूएन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब उसने कहा कि मेरी वजह से ही चलता था, हम ही अमीर थे, हम ही सबको चलाने दे रहे थे, हम अपने आप को एक तरह से रेगुलेशन में डाल रहे थे आपके, लेकिन हम ही को आपने गरीब कर दिया, हमारे पैसे पे हम हमारा ही माल खींच लगे, तो अभी हम आपको नहीं दे करने देंगे, तो आप अब हम आपसे व्यवहार करते तो आप हमें क्या देंगे? पहले बात तो उस पे आ गई। हाँ, तो बात उस पे आ गई, तो लोगों को लगता है कि भाई इसका तो हमारा अधिकार था उसे खींचने का, हाँ, उसको चूसने का, अब आज तो ये बोल रहा है तो इसके ये तो पागल आदमी है। सो ये जो हो रही है, तो यूरोप को भी लग रहा है कि भाई ये लोग का तो जिम्मेदारी था हमको सपोर्ट करने का, नहीं कर रहे हैं। चाइना को भी लग रहा है कि भाई ये तो इसका तो जिम्मेदारी था हमसे खरीदने का। इंडिया का ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि इंडिया से कोई खरीदता भी नहीं था, खाली सर्विसेज ले रहे थे, इसलिए कि उनके पास कोई कॉस्टली सर्विसेज बने। वहां पर आज आप एक कोई एम्प्लॉय को लगाते हो, तो वहां पर साल का अमेरिका में आपको एटलीस्ट $1 लाख का खर्चा आएगा फ्रेशर पे। फ्रेशर पे तो 80-85 लाख, 1 करोड़ का खर्चा आज यहाँ $5,000 का हो जाए। यहाँ पर आप ज्यादा ज्यादा 5-6 लाख की सैलरी होगी, 3-4 लाख का इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिला के 8-10 लाख रुपए का कंपनी को खर्चा आता है। तो आज भी 10 गुना अंतर आज भी है, वो है, वो उसकी जो दहाड़ी हम कहते हैं पर वेज रेट, उसका है। तो इसलिए, और हमारे जो लोग काम करते हैं उनको एक्सपीरियंस है, इकोसिस्टम बना हुआ है। जैसे चाइना में आज मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बना हुआ है, उसको तोड़ना आसान नहीं है जी, अमेरिका के लिए, वैसे ही इंडिया का सर्विसेज का इकोसिस्टम बना हुआ है जो तोड़ना आसान नहीं है। और पहले सर्विसेज आप दूर से नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको सर्विसेज तो लोकल ही होती है। आपको किसी को सपोर्ट करना है, आपको किसी को ऑर्डर लेना था, तो बाजू में बैठना पड़ता था। बिल्कुल। आज आप बेंगलोर के में बैठ के मैकडोनाल्ड का ऑर्डर, ड्राइव इन का, न्यू जर्सी का अमेरिका में ले सकते हो। तो कई बार मैं अमेरिका में जब लेक्चर देता हूं तो मैं कहता हूं कि सिर्फ ऐसी चीज आएगी कि खाली आपके बाल ही हम लोग नहीं काटेंगे, बाकी सब सर्विस हम देंगे। और हो सकता है कि आजकल इन्वेंशन ऐसे भी हो गई जो बाल भी हम काट के दे देंगे, AI कुछ भी कर सकता। हाँ, तो आज हम आपके बाल भी काट के दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सर्विसेज आप जब दूर बैठ के दे सकते हो, तो सर्विसेज का एक अलग इंपॉर्टेंस इसलिए कि उसमें कोई जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको कुछ लोहा चाहिए, कुछ एल्यूमिनियम चाहिए, तो रॉ मटेरियल की कीमत बहुत होती है, सर्विसेज में नहीं होती है। एंड कहीं ना कहीं इंडिया की सर्विस सेक्टर ग्रोथ भी काफी हुई, और अभी हाल ही में हमने सुना कि इंडिया हैज ओवरटेकन जापान टू बी ऑलरेडी इन द फोर्थ लार्जेस्ट। बट उसमें आप देखेंगे कि जैसे हम टोटल जब हम आजाद हुए 1947 में, तब वी वांटेड टू बी सोशलिस्ट, राइट? कोशिश करी, आजाद हो रही करते हर चीज, पूरा सोशलिस्ट भी नहीं बने। लेकिन 91 में वो जो LPG का दौर आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, क्यों आया है? क्योंकि वो 1972 के बहुत जो ऑयल के दाम बढ़े, क्रूड ऑयल के, ऑयल सभी को चाहिए था जी, तो इसकी वजह से हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की परिस्थिति काफी खराब हुई। उसके पहले भी थे, $8 ही देते थे। बाहर जाते थे आप तो बहुत कम लोगों को बाहर जाने की अप्रूवल भी मिलती थी। गोल्ड तो हम इंपोर्ट ही नहीं करने देते थे, इसलिए तो दुबई और सिंगापुर बने जी। तो मैं आपको ये पृष्ठभूमि का इसलिए दे रहा हूँ कि आपको आज कहाँ हम पहुंचे क्यों है, और हम आज सक्षम क्यों हुए। क्योंकि अभी हमारा टोटल अमाउंट देखेंगे आप, करीब 700-800 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट्स है, और उतना ही हमारा इंपोर्ट्स भी है, उससे थोड़ा। बट उसमें आज नेट सर्विसेज करीब 200-250 बिलियन डॉलर का हो गया, और जो रेमिटेंसीज है, हमारे जो वर्कर्स बाहर काम करते हैं, जो पैसा भेजते हैं, उनका करीब 125-150 बिलियन डॉलर हो गया। तो आज हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पिछले 3-4-5 सालों से हम अभी सरप्लस में हैं जी, इसलिए सक्षम है। अदरवाइज जो हमारी सर्विसेज ठीक नहीं होती तो पाकिस्तान का जो आज हाल है, 1-1 बिलियन डॉलर के लिए सबके पांव छूने पड़ रहे हैं उनको, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, दुनियादारी का। सऊदी में जाना पड़ता है, चाइना के पांव छुओ, 1 बिलियन डॉलर के मोहताज है। आज हमारी एक कंपनी, आज ही एक कंपनी का $1 बिलियन का मार्केट कैप हुआ, आज जो लिस्टिंग हुई, राइट? तो मेरा ऐसा कि हमारे पास हम सक्षम इसलिए हुए कि हमारे तरीके जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो बीच में मैं कहीं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की GDP से ज्यादा होगा, जरूर ज्यादा है एक LIC का एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो दिस शोज, ये दिखाता है कि किस हिसाब से भारत का जो एक आर्थिक मजबूती है, इकोनॉमिक पावर हाउस दैट इंडिया है, सर्विसेज की वजह से बना। अब ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग में हम अपना एक तरह से
लोगों को दिखा रहा है कि हम चाइना से बेटर है, तो अभी आईफोन आ गया, सर्वर्स आएंगे, चिप्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक की चिप्स, तो हम हाईएस्ट ऑफ हाई कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट तरीके से करें कि हमारे पास बड़े विद्वान इंजीनियर है, अच्छे वर्कर है, लो कॉस्ट में हम काम करते हैं, और एक लॉजिस्टिक्स की सुविधा हमारी नहीं थी, हमारे रोड्स अच्छे नहीं थे। आज पिछले 10-11 सालों में मोदी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया उसके ऊपर। तो ओवरऑल जो मुझे लग रहा है कि सर्विसेज ने उनको आगे बढ़ाया। अब सर्विसेज ऐसी चीज़ है जो अमेरिका भी देती है वर्ल्ड को, वो मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट करती है, लेकिन सर्विसेज देती है, जैसे गूगल का सर्विस है, या यूट्यूब का सर्विस है, या माइक्रोसॉफ्ट का सर्विस है, तो इसलिए वो सर्विस को हाथ में लगाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए वो चुप बैठे हैं अभी। बिल्कुल। तो ट्रेड की जो आज वॉर चली है, वो अमेरिका ने चलाई है, यूरोप को ज्यादा नड़ती है, चाइना को नड़ रही है, हमें उतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला है अभी फिलहाल। हालांकि बाद में वो आएंगे अपनी तरफ की, तुम्हारी टाइप की सर्विस हम नहीं लेंगे, बट आपको जो $1 लाख का खर्चा है, यहाँ पे $10,000 का खर्चा है, और आप फिजिकल गुड्स है उसको बॉर्डर पे स्टॉप कर सकते हो। सर्विस तो बीच में जाती है, उसको कौन देखता है, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। इसलिए 3,000 कंपनियों ने, बड़ी से बड़े विश्व की 3,000 कंपनियों ने भारत में अपने 1,000 से लेकर के 2-2 लाख लोग आज भारत में लगाए हैं, कि जिनमें कोई एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है उनको। माइक्रोसॉफ्ट जब विंडोज बेचता है आपको, तो उसकी 80% चीज तो इंडिया में बनती है। अब वो एप्पल की भी टसन चल रही है रिगार्डिंग आईफोन मैन्युफैक्चरिंग। एप्पल का तो आईफोन यहाँ से फिजिकली जाएगा, हाँ, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का तो फिजिकली कुछ नहीं जाना है। तो क्यों मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि भारत आज सक्षम इसीलिए है कि हम फ्रूगल है। फ्रूगल मीन्स कम कॉस्ट में काम करते हैं जी, अच्छा काम करते हैं। एक इकोसिस्टम हमारी सर्विसेज की बनी है, तो एआई आएगा। जैसे कई लोग कहते हैं मुझे कि एआई जो है आपका, वो आपने फंडामेंटल मॉडल्स बनाए नहीं, जैसे चाइना ने बनाया, अमेरिका ने 4-5 कंपनियां बना रही, $500 बिलियन डाल रही। तो मैंने कहा, हमने कौन सा यूनिक्स बनाया था, हमने कौन सा माइक्रोसॉफ्ट डॉस बनाया था या विंडोज बनाया था, लेकिन उसके सबसे बड़े यूजर तो हम ही हैं। हमारे लोगों ने उसको कैसे यूज करने का सिखाया। जी बिल्कुल, राइट। तो ये जो इकोसिस्टम है, वो हम फंडामेंटल में काम नहीं करते बिकॉज हमारे पास उतना धन नहीं था। आज है, हम हमारे कई कंपनियां काम कर रही है एआई में भी, लेकिन आज जब माइक्रोसॉफ्ट को एआई करवाना है अपने लिए, तो भारत से ही करवाता है। गूगल को करवाना है तो भारत से ही करवाता है, भारत के लोगों से। हालांकि आईपी उनके पास रहेगा अमेरिका में, लेकिन हमारे लोग जानकार तो हैं बिल्कुल। और आगे भी जब करना है, उसके ऊपर जब उसका यूज कैसे करना है, तो भारत यही है। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा है कि कहीं भी कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाएगा, तो भारत के आज लोग, क्योंकि इकोसिस्टम बनी हुई है, थोड़े लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, थोड़े लोग ये करेंगे वो करेंगे, और उसके फिर जो सक्सेस होगा वो आगे बढ़ेगा, वो कल का इन्फोसिस बनेगा। दैट इज व्हाट इज नाउ इंडिया इन अ गुड स्टेट ओवर। और मेरा ऐसा मानना है कि अगले 50 साल में इतनी वेल्थ बनेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी वेव्स में आती है जी, और वेव्स स्लो आ रहे थे, तो वेल्थ भी स्लो बन रही थी। अभी टेक्नोलॉजी का जो प्रवाह है बड़ा है, वेव्स जो बड़ी आ रही है वो बढ़ रहा है, तो अगले 50 साल में इतनी वेल्थ बनेगी वर्ल्ड में जो पिछले 10,000 साल में नहीं बनी। हाल ही में एनएससी ने एक वेव्स इंडेक्स, जब वेव्स करेक्ट सम्मेलन यहाँ हुआ था, तब एक नए इंडेक्स की शुरुआत की थी। मोदी जी का एक आइडिया था कि एक्सपीरियंशियल इकोनॉमी का दबदबा रहेगा आगे जी, स्टोरी टेलिंग का, मीडिया से जुड़ी हुई चीज, गेमिंग का, इसका उसका। तो एक रिक्वेस्ट आई सीएम के ऑफिस से, महाराष्ट्र सीएम के ऑफिस से, कि भाई आप एक इंडेक्स बनाइए जो आगे जाके, ये इंडेक्स सबसे महत्वपूर्ण बनेगा भारत के लिए और विश्व के लिए भी। क्योंकि जो वेल्थ बनेगी, पहले तो फिजिकल वेल्थ थी जी, आपके पास तो जिसके पास गाय भैंस ज्यादा थे, बकरी ज्यादा थी, वो पहले धनवान माना जाता। फिर जिसका जमीन, एग्रीकल्चर आया टेक्नोलॉजी में, तो एग्रीकल्चर जिसका जमीन ज्यादा है वो धनवान बन गया। बिल्कुल। फिर जिसके पास फैक्ट्रियां ज्यादा थी वो बन गया। आज जो ज्यादा एक्सपीरियंस दे सकता है, बेहतर एक्सपीरियंस दे सकता है, वो उसका ज्यादा दबदबा बनेगा अगले 50 साल में। तो अगले 50 साल में जो वेल्थ बनेगा, वो एक तरह से टच फील नहीं कर सकते आप उसको, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसमें भारतीयों का हजारों सालों से दबदबा रहा है। और ये इकोसिस्टम जो हमारी बनी आईटी की, और उसके बाद बायो टेक्नोलॉजी की, तरह तरह की बिल्कुल सॉर्ट ऑफ इकोसिस्टम बनी हुई भारत में, जहाँ वैज्ञानिक यहाँ बैठे हुए बेस्ट, जहाँ इंजीनियर्स यहाँ बेस्ट बैठे, जो वर्कर्स यहाँ बेस्ट बैठे हुए हैं वर्ल्ड की। तो वो जो आगे जाकर एक के ऊपर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर दूसरी टेक्नोलॉजी आ रही है,
उससे जो वेल्थ बनेगी उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा भारत बनाएगा अगले कहीं ना कहीं से पूरा वो सोर्स भारत से निकल रहा है। अब जैसे आप ही के मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि सर यू आर क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग मोबाइल ट्रेडिंग, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू एक्सचेंजेस, अब एसएमई एक्सचेंज एंड एनएसई इमर्ज जो प्लेटफॉर्म है, एंड आपने अभी कहा दैट सो मेनी कंपनीज जिन्हें आज एक मेन बोर्ड लिस्टिंग है, एक एसएमई लिस्टिंग है, लेकिन भारत कहीं ना कहीं एंड भारत की सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो फोकसिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज ऑल्सो फोकसिंग अ लॉट ऑन एमएसएमईज। जब हमने कोविड का भी वेव देखा जिस प्रकार से सपोर्ट एमएसएमईज को दिया गया, बिकॉज समवेयर एमएसएमईज हमारे अर्थव्यवस्था की एक बैकबोन भी है, एंड नाउ दे हैव कंप्लीट एक्सचेंज टू देयर सेल्फ, like they are not afraid that will they be acknowledged, or how will they raise capital. They were only at one point of time relying on bank funding, which is debt, and now they can raise good amount of capital, and we see on an NSE merge companies getting listed and the amount of capital that they are raising, and that ultimately is leading to economic growth only. How do you see this SME trend growing up, and how the SME exchange will flare up in the coming time? जैसे आपने कहा कि एक तरह से उद्योग, बिजनेस, एंटरप्राइज भारत में हर कोने में मौजूद है जी। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है तो उसको नेचुरली ऋण की जरूरत पड़ती है। तो बैंक्स ऋण देते हैं, तो ऋण लेने के लिए जाते हैं उनके पास, तो कहते हैं कि भाई आपका डेट इक्विटी रेशियो क्या है। तो आप 2:1 माने 2 रुपये का आप ऋण चाहिए तो 1 रुपये का आपके पास खुद का एक अमाउंट होना चाहिए, इक्विटी जिसको कहते हैं। तो वो कहेगा कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है लेकिन मेरा धंधा बढ़ने वाला है, तो बैंक कहेंगे नहीं, हम आप पे भरोसा इसलिए नहीं करते कि आप खराब व्यक्ति हो, लेकिन हमारा ये नियम है कि आपके पास 1 रुपया हो गया तो ही हम आपको 2 रुपया दे सकते हैं। तो वो 1 रुपया कहाँ से लाएगा? किसी को 100 करोड़ का धंधा करना है तो उसको 33 करोड़ का इक्विटी लाना पड़ेगा, तब तो 66 करोड़ कड़े को लेंगे। तो उसके बाद दूसरा भी एक, जैसे मैंने आपको कहा कि एक कैपिटलिज्म विदाउट कैपिटल, कि आपको आजकल बिजनेस करने के लिए ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो पैसा चाहिए वो तो चाहिए ही होता है मिनिमम। तो और तीसरा भी एक रहा कि जो एक ट्रेडिशन रहा भारत में, बिकॉज ऑफ आवर वे वी आर स्ट्रक्चर्ड एज अ सोसाइटी, कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही बिजनेस को जानते थे। उसमें कैसे क्रेडिट लेते हैं, कैसे क्रेडिट देते हैं, कैसे अकाउंटिंग करते हैं, वो क्योंकि पिछले 70 सालों में 75 सालों में कई कम्युनिटीज ने पढ़ाई की, उनको समझ में आने लगा कि भाई ये बिजनेस होता है, ऐसे होता है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था। फिर ये आईटी की वजह से कई जो इंजीनियर्स थे, जो ट्रेडिशनल बनिया कम्युनिटी नहीं थे, वो लोग भी बिजनेस करने लगे। और आज कईयों ने अपना अपना एक दबदबा बनाया, जिससे उनकी कम्युनिटीज भी उनका एक रोल मॉडल बने। उनकी सिटी में, उनके गांव में, कि भाई हमारे गांव का लड़का ऐसे हो गया, पहले तो दाढ़ी करते थे, आज इतना बड़ा बन गया। तो आज भी जो लिस्टिंग हुआ है बेल राइज इंडस्ट्रीज का, वही 3 व्यक्ति से, उन्होंने 3 मजदूर से काम किया, 150 रुपया था, आज 8,000 करोड़ की कंपनी हो गई, 8,500 करोड़ की 30 साल के अंदर अंदर। और फिर फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, स्कूटर्स के वाल वगैरह कुछ बनाते हैं। बट कहने का मतलब है कि ऐसे कई उदाहरण बने भारत में, तो नेचुरली दूसरी कम्युनिटीज को भी लगा कि भाई हम भी आगे बिजनेस कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो ज़्यादा पढ़ाई की, जिन्होंने टेक्नोलॉजी ग्रहण किया, वो लोगों को भी एक तरह से स्किल आ गई, लेकिन पैसे नहीं थे, और पैसे अधिक चाहिए होते थे। आज आफ्टर 30 years यू डोंट रिक्वायर टू मच मनी टू स्टार्ट योर बिजनेस। और उसके सामने एनएससी का जो उद्भव हुआ 94 से, तो 30 साल में 94 में हमारे पास टोटल भारत में 10 लाख से अधिक निवेशक नहीं थे, आज 11 करोड़ निवेशक हो गए, लद्दाख से लेके अंडमान निकोबार तक, और जोरहाट, डिब्रूगढ़, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के द्वारका तक मेरे पास निवेशक है। सिर्फ 28 पिन कोड ऐसे जहाँ पे मेरे निवेशक नहीं है। भारत में 19,400 से अधिक पिन कोड है, उसमें सिर्फ 28 पिन कोड ऐसे हैं जहाँ पे मेरे निवेशक नहीं है। तो आज भारत अपने जो एंटरप्रेनर है उस पर ट्रस्ट करे। 25% मेरे निवेशक वीमेन है, महिला है, और 20% भारत का हाउस होल्ड जिसको कहते हैं घर, भारत में जितने भी घर है उसमें से 20%, 5 में से 1 आज एनएससी के द्वारा निवेश करते हैं। तो
आज कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई उद्योजक हो, उसको बिजनेस चल रहा है, उसको आगे बढ़ना है, तो उसको पार्टनर बनाने पड़ते हैं। तो वो जो है एनएससी पे आके छोटी कंपनी हो तो भी वो पैसा जुटा सकता है, पार्टनर्स बना सकता है, उस पैसा से अपना व्यापार विस्तार कर सकता है, विस्तार करेगा और सोच सकता है कि मैं एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड की तरफ एक्चुअली जो 600 से अधिक कंपनियों ने पिछले 10 सालों में पैसे जुटाए हैं, उसमें से 20% तो ऑलरेडी मेन बोर्ड में इतनी बड़ी बन गई कि मेन बोर्ड में भी चले गए। अच्छा, तो आज आप छोटे हो तो आपके लिमिट नहीं हो जाती। आपके जो ड्रीम्स हैं उसको पंख मिले हैं एनएससी की वजह से, एनएससी इमर्ज की वजह से। तो मेरा ऐसा है कि ये जो चीजें हुई है अभूतपूर्व है, और मैं कई बार सोचता हूँ कि 78 साल हुए हमारे आजादी के, तो हमने देश में क्या कमाया एज ए कंट्री। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमने, हमारे जो उद्योजक है उनने हमारे एंटरप्रेन्योर का ट्रस्ट कमाया, हमारे इन्वेस्टर का ट्रस्ट कमाया कि 11 करोड़ लोग, 20% हाउस होल्ड, 1/3 ऑफ इंडिया वेल्थ इज नाउ कमिंग आउट ऑफ ट्रस्ट। क्योंकि आप जब जोरहाट से, डिब्रूगढ़ से आप अपना 1000 रुपया सेलम की कंपनी में लगाते हो, लद्दाख में से, तो आप कभी सेलम तमिलनाडु में जाने वाले नहीं है वो मैन्युफैक्चरिंग में देखने के लिए। हाँ, लेकिन आपको पूरा भरोसा है कि वो जो एंटरप्रेन्योर है मेरे लिए काम करेगा, प्रॉफिट बनेगा तो साइफोन ऑफ नहीं करेगा, और वो 1000 रुपया भले छोटा है लेकिन उसका एक मुनाफा का भाग जो है मुझे मिलेगा। तो इतना बड़ा, वो डिविडेंड के रूप में हो, वेल्थ के रूप में हो, लेकिन वो मिलेगा। तो लीप ऑफ फेथ जिसको कहते हैं, वो 30 माने पिछले 30 सालों में एनएससी के उद्भव से कमाए, लेकिन 73 साल में हमने वो कमाया कि कई हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने छोटे छोटे निवेशक को भी माला माल कर दिया। बिल्कुल, जैसे हमने इन्फोसिस का वो आपका बताया, धीरू भाई अंबानी का 1977 में मुझे याद है उनका पहला इशू आया था। वो भी एडन अफ्रीका में, यमन जहाँ पे आज हौथी वगैरह लड़ाई कर रहे हैं, वहां पे एक पेट्रोल पंप का एडिंगटन व्यक्ति था, वो भारत में आके उसने ये मिल्स वगैरह बनाई, और उसके बाद तो 20 लाख करोड़ का साम्राज्य। 1977 में जब उनका पहला इशू आया तो किसी को भरोसा नहीं था कि ये क्या कर सकता है, बिकॉज वो तो इंडिया के, he used to sell spices itself. But then he started selling clothes, and then he wanted to make a mill in Ahmedabad, in Naroda. जो ओनली विमल, कई पुराने लोग को याद होगा वो एडवर्टाइज वगैरह। तो ये जो चीजें है वो एक के बाद एक उदाहरण बनते गए भारतीय एंटरप्रेन्योरशिप के। बिल्कुल। तो उसके बाद जो आज ये समय में हम ऐसी परिस्थिति में पहुंचे कि हमारे कोई यंग एंटरप्रेन्योर को ड्रोन की कंपनी बनानी है, तो उसको 5 करोड़ रुपया चाहिए होते हैं। तो 5 करोड़ रुपया देने के लिए 11 करोड़ में कोई तो तैयार हो जाता है। 100-500 व्यक्ति 1-1 लाख रुपया डाल देते हैं। तो दैट इज वाई आज जो है भारत एक अलग जगह पे पहुंचा है, उसका एक अलग दबदबा इसलिए भी है कि वो मेहनती लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। एंड जहां आज उन्हें एक एनएससी इमर्ज जैसा एक प्लेटफॉर्म मिला है विच फ्यूल्स देम। सर, इससे मेरा दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है कि वी सॉ लास्ट ईयर अक्टूबर के बाद, बिकॉज रोज न्यूज़ में भी आ रहा था एंड काफ़ी इसके बारे में बिजनेस न्यूज़ चैनल्स पे चर्चाएं भी हो रही थी, द काइंड ऑफ सेलिंग दैट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड एफडीआई इन्वेस्टर्स यूज्ड टू डू। एक टाइम था, मुझे याद है 20-25 साल पहले, कि जहां अगर कोई कंपनी एफडीआई लेकर आए या एफएफआई ने अगर स्टेक लिया एफडीआई है, तो बहुत बड़ा माना जाता था वो एक, एंड उससे काफ़ी सेंसेक्स की मूवमेंट या कैपिटल मार्केट्स की मूवमेंट या वो कंपनी की पर्टिकुलर मूवमेंट बहुत मापी जाती थी। लेकिन कट टू पिछले अक्टूबर से अगर हम बात करें, रिकॉर्ड ब्रेकिंग एफआईआईस का एंड एफपीआईस का आउटफ्लो आया। लेकिन उस हिसाब से जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो आप 11 करोड़ निवेशक की बात कर रहे हैं, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी हो, द्वारका से लेके जोरहाट डिब्रूगढ़ तक हो, the record number of SIPs, the record number of demat accounts, the domestic institutional investors, the retail story जिसे हम कहते हैं, that really came to the forefront, and what we saw was a minor correction which again got corrected back. And coming in February, March, again the media reports came that looking at the fact that the kind of domestic institutional investors support that came into the market, the FPIs and the FFIs again came back, which again led to a sort of a bull rally in the market. So what do you think about this, the retail participation which you just mentioned, and how do you see it going forward? See, retail investor हो कि institutional investor हो, तो पैसा क्यों कोई चीज में लगाते हैं? फिक्स डिपॉजिट में क्यों लगाते हैं, या इंश्योरेंस में क्यों लगाते हैं, या गोल्ड में क्यों लगाते हैं,
या रियल एस्टेट में क्यों लगाते? क्या घर रहने के लिए चाहिए तो एक घर होना चाहिए, लेकिन किराए अगले 100 साल बहुत 1-1 रुपये वाला मिलना तो कोई फिर रियल एस्टेट में डालेगा। तो एक तरह से निवेश के लिए भी लगाते हैं, भले हम माने या ना माने। गोल्ड भी हमें लगता है कि नहीं वो तो बेटी को देना है इसलिए लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो एक तरह से स्त्री धन जिसको कहते हैं हम, बिल्कुल। तो वो क्यों लगाते कि उसमें भी जब बेचेंगे तो उसमें से कुछ मिलेगा तो अपना घर चल जाएगा। तो निवेश के लिए दृष्टि से ही लोग लगाते हैं। अब जो निवेश आप करते हो, आप आज से 20 साल के व्यक्ति हो, मार्केट में आ रहे हो, माने पहली बार जॉब कर रहे हो, फिर कोई धंधा कर रहे हो, मैंने 20 साल और काम किए तो आपने 20 साल में कुछ ने पैसे बचाए होंगे, कहीं कहीं डाला होगा, आपके दोस्तों ने भी डाला होगा, आपके रिलेटिव्स ने भी डाला होगा। उसमें से जिसने फिक्स डिपॉजिट में डाला उसको 4-5% इंटरेस्ट मिला, जिसने गोल्ड में डाला उसको 4.5-5% मिला, जिसने स्टॉक में डाला उसको 13% मिला हर साल, सालाना, साल के ऊपर साल के ऊपर। तो आपको भी लगेगा कि यार पैसा तो हम दोनों ने साथ ही में डाला था, उसने भी 100 डाला, मैंने भी 100 डाला, उसका 20 साल के बाद उसका 2000 हो गया और मेरा 300 पे अटका हुआ है। तो ऐसा क्यों? तो देन वो सोचता है कि नहीं चलो, कोई एक दूसरे को सिखाने से नहीं होता, ये रोल मॉडलिंग से होता है। और जो एसेट ज्यादा आपको रिटर्न देती है वो एसेट जो है लोग ज्यादा निवेश करते हैं। अब वो हकीकत है। और कोई स्वार्थ के लिए ही सभी करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं करता, बहुत लोग निस्वार्थ होते हैं, लेकिन जो स्वार्थ के लिए करते हैं, स्वार्थ से ही दुनिया चालू है। तो निवेश भी स्वार्थ से ही होता है, लेकिन जो चीज फ्यूचर में आपको ज्यादा रिटर्न देगी उस पर आप करते हो। लेकिन फ्यूचर तो किसने देखा है? पास से ही कि भाई ये व्यक्ति होना है तो उसके साथ काम करो, तो उसका पास देखकर ही हम आगे करते हैं। वैसे ही जो निवेश आप देखोगे पिछले 30 सालों में, जब से एनएसई शुरू हुआ, तो जैसे निफ्टी इंडेक्स मैंने बनाया था 1995 नवंबर 3 का बेस था, 1000 का था। आपने उस समय 50 निफ्टी की कंपनियों में, बाद में चेंज भी हुआ लेकिन वो उसको बदलते रहे, 1000 रुपया डाला होता तो आज आपके हाथ में 25,000 रुपया होता 29 साल में, और उसके ऊपर डिविडेंड आया होता, उसको भी आपने निवेश किया होता तो 30,000 रुपया होता। तो वही जैसे अभी मैं कई बार कहता हूँ कि वॉरेन बफेट जो है अमेरिका के लिए बून था, मैंने आशीर्वाद था, क्योंकि वो उनके जो इंडेक्स है उसके ज्यादा थोड़ा सा ही ज्यादा देता था उनको जो रिटर्न्स। लेकिन आप निफ्टी देखिए पिछले 29 साल में, और S&P 500 उनका जो बेंचमार्क इंडेक्स है अमेरिका का, तो डॉलर टर्म में निफ्टी ने S&P 500 से 1 या 2% ज्यादा आपको रिटर्न दिया है डॉलर टर्म में। रुपये में तो दिया ही है, तो 12-13% दिया होगा, ज्यादा ही दिया होगा। लेकिन इवन डॉलर टर्म्स में भी भारत का जो विकास है आपको लग रहा है आगे बढ़ने वाला है, तो नेचुरली जो इक्विटी है, तो देश की जो संस्था है, जो कंपनियां हैं, वो अपना धंधा बढ़ाएगी, उनका मुनाफा बढ़ेगा तो आपके जो शेयर के दाम बढ़ेंगे। तो इसलिए पिछले 30 साल में जो भारत ने विकास किया उसकी वजह से उनके जो शेयर्स के दाम बढ़े हैं कंपनियों के, इसलिए आज वो आपको रिटर्न दे पाए पिछले 30 साल में। तो अगले 30 साल में आपको लग रहा है कि भाई भारत का विकास उतनी ही तेजी से और या उससे ज्यादा बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है आज आप निवेश करोगे 30 साल में आपको उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो यही बेसिकली इशू है। थोड़े प्लस माइनस थोड़े होते हैं, क्योंकि इक्विटी एक तरह से रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। इट्स अ रिस्क ऑफ कोर्स। फिक्स डिपॉजिट में आपको ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होता कि आपको 4% मिलना है, 5। जहाँ रिस्क के वहाँ रिवॉर्ड है। हाँ, लेकिन आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हो। कई बार क्या होता है कि आप टीवी देख के कह लेते हो कि भाई सुबह खरीदा शाम को बेचा, उसको निवेश है। वो निवेश नहीं, वो ट्रेडिंग। आप किसी ने टिप भेज दिया इसका 3 गुना भाव बढ़ने वाला है, फिर वो नीचे गिर जाता है, तो वो निवेश नहीं, आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आप अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं है या तो आपको जानकारी नहीं है, तो आप कोई म्यूचुअल फंड के द्वारा निवेश करिए, कोई पोर्टफोलियो मैनेजर को पकड़िए कि जो इसका जिसका उसमें एक पकड़ हो। लोगों की अब रुचि SIP की तरफ बढ़ी है, म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ी है, वो ही है कि वो काम कर रहे हैं 9 से 3.5 कंटिन्यूस तो नहीं देख सकते हैं, और वो भरोसा रखते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है, कि म्यूचुअल फंड का मैनेजर कि वो मेरे लिए सही निर्णय। और ETF बहुत अच्छी बात होती है, जो इंडेक्स में ही निवेश करते हैं डायरेक्ट, जैसे गोल्ड के भी ETF है। हाँ, तो 2% आपको या 1.5% आपको जो म्यूचुअल फंड चार्ज करता है, तो ETF वही म्यूचुअल फंड में आप 0.1%, तो आपका जो खर्चा है वो भी बच जाता है, तो आप ETF में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन आइडिया कि आप भारत की ग्रोथ में निवेश करोगे तो आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। और पिछले 30 सालों में हुआ, इससे ज्यादा लोग
ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट के इसलिए भी जुड़ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने उनको मोबाइल पे वो सुविधा दे दी। लेकिन ऐसा नहीं कि मोबाइल पे सुविधा आ गई तो आप कुछ भी कर लोगे, अपना पैसा गंवा दोगे। कोई गंवाना नहीं चाहता। वो सब देखते ही, और अब रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी इतनी जिसको कहते हैं स्ट्रांग हो गई है, मजबूत हो गई है कि जहाँ निवेशक का पैसा सिक्योर रहे, वही सरकार की भी एक वो रहती है कि सुदृढ़ करें हम रेगुलेशंस को, जिससे कम से कम जालसाजी हो, कम से कम चोरी हो। बिल्कुल। अभी जैसे आशीष जी, हाल ही में इन जो फाइनेंस बिल और जो बजट पास हुआ उसमें देयर वाज अ बिग साइ ऑफ रिलीफ व्हेन इट केम टू पर्सन इनकम टैक्स, कि अगर 12 लाख तक आपका है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग, तो यू डोंट हैव टू पे एनी इनकम टैक्स। एंड उसमें 80% ऑफ टैक्स पेयर्स को ये फ़ायदा हुआ। सो नेचुरली, जिसे हम कहते हैं कि अतिरिक्त आय या डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में बढ़ी, एंड इससे कंजम्पशन स्टोरी इंडिया की कैसे बूस्ट होगी है, आपका इसके ऊपर क्या विचार है? नहीं, देखिए, कोई भी स्वाभाविक है कि जो टैक्स नहीं लगता है तो वो उतना पैसा व्यक्ति के परिवार के लिए वो बिल्कुल। कंजम्पशन के लिए भी यूज कर सकता है या तो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकता है। तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि कई लोग जो है, भारत का एक सदियों से एक सेविंग का एक मामला रहा है कि हम गरीब थे, आज भी उतने अमीर नहीं हुए, लेकिन फिर भी हम 30% अपनी जो एवरेज 25 से 30% इंडिया अपनी जीडीपी का सेविंग करता है। तो आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, विश्व की चौथे नंबर की। तो उसमें आप 1 से सवा $1.5 ट्रिलियन का आप बचत कर रहे हो, और वो बचत आप फिक्स डिपॉजिट में डालोगे, गोल्ड में डालोगे, रियल एस्टेट में डालोगे, इक्विटी में डालोगे, बॉन्ड्स में डालोगे, कहीं भी जगह पे डाल सकते हो आप। पैसे आपके पास कई उपाय है, बिल्कुल, क्योंकि आप पैसों की बचत करते रहते हैं। तो वही बेसिकली इंडिया को आज एक मकाम पे पहुंचा है कि जो अपनी ग्रोथ को खुद ही फंड कर रहा है। पहले फॉरेन से फंड लाने पड़ते, जैसे आप पाकिस्तान वो $1 बिलियन IMF से लोन ला रहा है, 1 या 2 जो भी है, खुद का तो नहीं है, निवेश दूसरों से करवा रहा है, राइट? गॉड इज नॉट प्रोड्यूसिंग इट्स ओन ब्लड, है ना? हमारे पास $700 बिलियन का रिजर्व है, राइट? तो वो जो चीजें है वो आपको सुदृढ़ बनाती है, उसके फिर अंदर आप खेल सकते हो। बिल्कुल। सो दैट इज वेयर आवर इन्वेस्टर्स आर सेविंग फॉर देमसेल्व्स, फॉर देयर फैमिलीज फ्यूचर, एंड दे आर अल्टीमेटली इट इज फ्यूलिंग समवेयर द इकोनॉमी, बिकॉज़ पैसा इकोनॉमी में और कंजम्पशन जो होता है उससे, जैसे टूथपेस्ट की कंपनियां ज्यादा टूथपेस्ट बेच, एफएमसीजी ग्रोथ कर, राइट? या तो फ्रिज की कंपनियां ज्यादा फ्रिज बनाएगी, तो आपको नौकरियां भी मिलेगी, और आपको समवेयर इट इज अ सर्कुलर ट्रेंड, इट्स कॉल्ड वर्चुअस साइकिल। हाँ, तो इसलिए सरकार का भी यही प्रयोजन है कि लोगों के हाथ में पैसे आते हैं तो इनकम ज्यादा है, वो ज्यादा खर्चा करेंगे या तो ज्यादा निवेश करेंगे, दोनों तरफ से अच्छा है। खर्चा करेंगे तो कंपनियों के मुनाफा बढ़ेगा, और जो सेविंग करेंगे तो कंपनी में निवेश बढ़ेगा, उससे भी नए प्लांट्स बनेंगे, नई जॉब आएगी, तो वापस नए लोगों के पास आमदनी आएगी, वो भी फिर वापस खर्चा करेंगे। तो यही, कोई भी जब देश आगे बढ़ता है तो ये वर्चुअस साइकिल अपने आप बड़ी लीप लेता रहता है, राइट? और जब वो रिसेशन का टाइम आता है, जो देश का ईंधन, आज हमारा ईंधन क्या है? टेक्नोलॉजी है। वो देश का जो, वो गाड़ी में ईंधन नहीं है तो गाड़ी कहाँ चलेगी? हमारी जो गाड़ी चल रही है वो टेक्नोलॉजी की वजह से, अच्छे मैनेजमेंट की वजह से, अपने एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने कंट्रोल करके रखा हुआ है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा हुआ है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से हमारी गाड़ी एक तरीके से बहुत आगे, सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ रही है। अंडर योर लीडरशिप आशीष जी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लिया है। आफ्टर द रिसेंट बारबारिक जो आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ, उसके बाद एनएससी ने सामने आके जो नेक्स्ट ऑफ द किन जो विक्टिम रहे हैं उनको जो आर्थिक सहायता भी दी। आपके हिसाब से या आपके दृष्टिकोण से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कितना बड़ा रोल है, चाहे एक कंपनी के माध्यम से हो या एक एक्सचेंज के माध्यम से हो, एक सामाजिक रूप में? देखिए, कॉर्पोरेट्स ऐसी चीज़ है ना, वो एक तरह से व्हाट वी कॉल लीगल फिक्शन कहते हैं हम लोग लीगल भाषा में, कि कॉर्पोरेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये तो हमने कायदा बनाया, उसमें कॉर्पोरेट नाम दिया, सब अपने अपने पैसे डालो तो कॉर्पोरेट बनता है। खुद तो कुछ नहीं कर सकता, उसको एजेंट के द्वारा करना पड़ता है। व्यक्ति तो चाहिए। Always a company is also although separate legal entity as per law. It is not a physical entity, but not a representative it's not a natural entity.
बिल्कुल। सी कोई व्यक्ति का जन्म हुआ तो उसको अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, उसका जन्म हुआ है। हम्म बिल इवन बिल्ली हो, कुत्ता हो, बैल हो, भालू हो, जरूरत नहीं है उनको, वो तो एग्जिस्टिंग है, हम दिखता है, हम दिखते हैं। उसको टच कर सकते हैं, वो अपना कार्य करता है। लेकिन ये जो कॉर्पोरेट है वो एक तरह से 7, 5, 10, 50, 100, 5,000, 10,000 लोग मिलके एक खड़ा को कर चलाते हैं। तो उसको एक तरह से जो समाज में काम करता है उसको समाज को अपना एग्जिस्टेंस को एक तरह से कैसे जस्टिफाई कराना है। नेचुरली प्रॉफिट्स, अपने जो भी निवेशक है उनको प्रॉफिट्स देना है, लेकिन जो समाज के अंदर वो उनके प्लांट्स चलते हैं वहां पर उनको कुछ ना कुछ एक अपनी तरफ से अच्छा कार्य करना चाहिए। तो ये और भारत में परंपरा रही है, मैंने आपको दान की परंपरा, कर्ण का भी दानेश्वरी कर्ण कहा जाता है, जो मरते मरते भी अपना दांत, जो सोने का दांत भी वो ब्राह्मण को देके मरा। तो वो भामाशाह की कहानियां हैं। अभी टाटा मॉडर्न लाइफ में आपने देखा होगा कि कहानी, मैंने हमारे वहाँ एक दान की परंपरा भी रही। तो जब CSR कई कॉर्पोरेट अपने आप मर्जी से करते थे, हॉस्पिटल्स बनाते थे, कोई सामाजिक काम करते थे, लेकिन जब नया कंपनीज एक्ट बनाने की बात आई तो सभी लोग 2000 की साल से, मैंने 1998 से हम लोग सब चर्चा कर रहे थे कि ये जो 1950 का कंपनीज एक्ट है उसको चेंज करना चाहिए। तो फिर सभी कमेटियां बनी, सभी लोग बैठते थे, चर्चा करते थे कि भाई नया कंपनीज एक्ट कैसा होना चाहिए। तो उसमें हमने एक, भारत विश्व का एक ही देश है जो कंपनीज एक्ट 2013 में ही हमने वो चीज़ लगवाई, और सभी पार्टियों ने उस पर मोहर भी दी, और बाद में कायदा बना कंपनीज एक्ट 2013। तो उसमें एक है कि भारत एक ही देश है विश्व में कि जो 2% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ऑफ अ पर्टिकुलर साइज एंड बियॉन्ड हैज टू गिव दैट 2% प्रॉफिट ऑन कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी। यस, क्योंकि जो सरकार है अपनी तरफ से सामाजिक काम करती है, दलितों के पुनरुत्थान के लिए या कोई भी अलग अलग कम्युनिटीज के लिए, या हर चीज में सरकार रोड भी बनाती है, एजुकेशन के लिए स्कूल भी बनाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उतनी कहते हैं इज नॉट सफिशिएंट। तो कॉर्पोरेट के जो लोग हैं वो जब अपना एनर्जी, अपना आइडिया, अपना फ्रेमवर्क लाते हैं तो वो 2% का भी वो 20% जैसा इफेक्ट आ जाएगा, रिपल इफेक्ट, जिसको मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाता तो आज करीब साल में मुझे लग रहा है 2013 में जब कायदा आया तो लोग पूछते हैं कितना अमाउंट होगा, तो मैं कहता करीब मेरे कैलकुलेशन से 12-15 हज़ार करोड़ रुपया साल का होगा। आजकल वो बन के बढ़ के करीब 25,000 करोड़ से अधिक हो गया है साल में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो 2% जो कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो वो जो है हर कंपनियां अपनी तरफ ले हॉस्पिटल बनाती हैं, एजुकेशन का काम करती है, कल्चर का काम करती है, जो CSR के फ्रेमवर्क में जो आता है वो उसको सरकार अलाउ करती है, और अपनी मर्जी से वो लोग करते हैं, वो भी अच्छी बात है। और सभी लोगों को जब उनके पास कोई पैसा आता है तो हम सभी कुछ ना कुछ दान करने की भारत की परंपरा सभी लोग करते ही है। ऐसा कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज दान करता ही है, लेकिन जो अमीर है, जो कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाती है, उनको जिम्मेदारी भी है समाज के प्रति, और उनको करना भी चाहिए, 2% से ज्यादा ही करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तभी तो जाके समाज आपको उतना ही मान देगा। बिल्कुल, समाज के काम में आओगे तो समाज आपका जो प्रोडक्ट है वो भी बढ़ चढ़ के इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल, दैट इज हाउ आई सी कि भाई ये एक तरह से म्यूचुअल रिलेशनशिप सरकार ने एक अच्छा कायदा बनाया, उसके तहत क्रिएट हुई और बहुत अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल। अब मेरे आखिरी प्रश्न की ओर, जैसे हमने भारत की बात कही कि भारत का ईंधन आपने कहा टेक्नोलॉजी है, और ये मैं कहूँगा कि ये हमारे पूरे इस बातचीत का बहुत बड़ा सारांश आज आपने दिया है कि भारत का ईंधन, उसकी टेक्नोलॉजी, और जिस हिसाब से 1990 से लेके पिछले 35 वर्षों में भारत ने जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी को अपनाया है, उसे कार्यरत किया है, उसे सन्निहित किया है। कहा जाता है, एंड हम ये ग्लोबल मीडिया में भी देखते हैं, इंडियन मीडिया में भी देखते हैं, दैट द नेक्स्ट सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। यू नो, आपके अनुसार आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसने आज भारतीय कैपिटल मार्केट्स को एक इन्फेंसी से देखा है। पिछले इतने इतने वर्षों में यू आर रिगार्डेड as I said in my introduction, the father of modern derivative trading markets, a thespian of the financial markets. And what do you see the role in the golden century that in the next golden century that India will witness as a nation, as a global economic powerhouse? How are the capital markets, positioned to embrace that particular growth?
मेरा ऐसा मानना है कि जो मार्केट्स है वो निवेशक को और कंपनियों को मिलाता है, और कंपनियों से इंफॉर्मेशन लेकर के निवेशक जो ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं, या तो निवेश करने वाले हैं, या तो जिनको आज इंटरेस्ट नहीं है कल हो सकता है, उन सभी को देते हैं, मीडिया को भी देते हैं। उतना ही काम है ट्रांसपेरेंसी लाना। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। एब्सोल्युटली राइट। तो इसलिए जो भारत का जो धन बना 4 लाख करोड़ था 1994 में, स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटल 3,80,000 करोड़, आज 440 लाख करोड़ बना है। तो वो एक भारत के निवेशकों का, भारत के एंटरप्रेन्योर्स पे ट्रस्ट क्यों है? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी है। राइट। कई कंपनियां अच्छा नहीं भी करेगी, कई कंपनियों का जो बिजनेस मॉडल था वही ब्रेक हो जाता है, कई कंपनियों की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, बिल्कुल बहुत चीजें होती है, लेकिन भरोसा है उसको कि ये आदमी तो ईमानदारी से काम कर रहा है ना। कई बार फेल हो गया, ठीक है, तो वो जो चीज हुई है वो एक अपने आप में एक अद्भुत है। बिकॉज ऐसा इकोनॉमिक्स में बुक्स लिखी हुई है, इकोनॉमिक थियरी कहती है कि लो पर कैपिटा इनकम कंट्री जो भारत है, $3,000 पर कैपिटा इनकम बड़ी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन लो पर कैपिटा इनकम कंट्री में कभी अच्छा स्टॉक मार्केट हो ही नहीं सकता, क्योंकि गरीब लोग बचा नहीं सकते, और बचाते हैं तो अपने भाई को भी नहीं देते हैं, फिजिकल एसेट में डालते हैं, गोल्ड में कहीं छुपा के रखते हैं। तो भारत ये एक अपवाद है, एक आउटलायर जिसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में जी, कि जहां गरीब लोग दूसरे गरीब व्यक्ति को अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए देते हैं जी, उसके धंधे के लिए। तो इतना बड़ा एक बदलाव आया है, और हमने इकोनॉमिक थियरी को पूरा उल्टा कर दिया है। क्यों हुआ है? क्योंकि भारत का एक ग्रोथ भी है। बेसिकली पैसा कौन बना सकता है? टेक्नोलॉजी इसमें ग्रहण की है। बिल्कुल, आज टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से जा रही है, कौन नई चीज ग्रहण कर सकता है? तो यंग लोग ही कर सकते हैं। जो देश जवान है, ज्यादा जवानों की संख्या है, वो देश ज्यादा टेक्नोलॉजी ग्रहण करेगा। अभी आप देखिए, जापान ऑलरेडी ओल्ड हो चुका है जी, चाइना सडनली ओल्ड हो गया एक वन चाइल्ड पॉलिसी से। यूरोप देखिए ओल्ड हो चुका, वहाँ यूथ की पॉपुलेशन ऐसी है कि हो ही नहीं रहा है। राइट। अफ्रीका बेचारा अपने आप में अंदर अंदर झगड़ रहे हैं। अमेरिका इंडियंस को नहीं इंपोर्ट करेंगे तो वो भी ओल्ड हो जाएंगे। आप अपने बगल में देखिए, 2 युवा देश है, लेकिन उनको आगे नहीं देखना है, उनको पीछे जाना है। तो मेरा ऐसा है कि एक ही देश है जहां पर डिमांड भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लोग भी है, तो 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज यंग, और हमें उनको एक तरह से कैटलिस्ट बनना है। तो स्टॉक मार्केट का अपना कोई वजूद नहीं होता, वो तो जो समाज में काम करते हैं। आज देखिए, लंदन का मार्केट हम बहुत बड़ा मानते हैं 400 साल से, आज लंदन स्टॉक एक्सचेंज 30 साल से सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ स्टॉक लिस्टेड है उसमें, 30 साल के अंदर इतिहास में। सिंगापुर एक्सचेंज हम बड़ा मानते थे, वहां पर 30 साल के अंदर सबसे लिस्ट कंपनी आज लिस्टेड है, क्योंकि वहां का जो ग्रोथ है खत्म हो चुका है। यहाँ ग्रोथ बढ़ रहा है, और जितने यंगस्टर्स को हम प्रमोट करेंगे, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो फॉरेनर्स कर रहे हैं, हमारे यंगस्टर को फॉरेनर्स निवेश कर रहे हैं, और उनका जब धन बढ़ता है तो नेचुरली फॉरेनर्स भी ले जा पाएंगे कि उन्होंने निवेश किया था। बिल्कुल, जब हम ही अपने युवा धन पे भरोसा करके हम ही जब उनके उसमें भरोसा करके निवेश करेंगे तो रिटर्न तो भारत में ही रहेगा और हमारे पास आएगा। तो ये जो चीजें है वो ध्यान रखने लगी। बाकी तो एनएससी का कार्य यही है कि भारत की प्रगति में एक तरह से कैटलिस्ट, उद्दीपक जिसको कहते हैं, उद्दीपक हिंदी में कहते हैं कैटलिस्ट, कोई केमिकल प्रोसेस में कैटलिस्ट डालते तो अच्छी प्रक्रिया होती है, तो हमारा काम कैटलिस्ट का है। और उसमें जो भी टेक्नोलॉजी आज भारत में, माने एनएससी के अंदर 2000 करोड़ से अधिक ऑर्डर एक दिन में आते, 6 घंटे के दिन में, और वो प्रोसेस होते। हाँ, और उसमें एक माइक्रो सेकंड, 1 सेकंड में 10 लाख माइक्रो सेकंड, हम 100 माइक्रो सेकंड पे आपको रिस्पॉन्स देते हैं। एक माइक्रो सेकंड भी बढ़ता नहीं है। और जो भी आप ट्रेड करते हो, आपका शेयर आपके दूसरे दिन आपके अकाउंट में आ जाता है। आपने खरीदा हुआ है तो आपने पैसे देने पड़ते हैं, आपने बेचा हुआ है तो आपका शेयर से आ जाए डीमैट अकाउंट में। तो ये जो प्रक्रिया हमने 30 सालों में खड़ी की है, तो उसकी वजह से जो निवेश जो है आसान हो चुका है, बिल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। आपको पता है कौन से दाम में आपको बिल शेयर मिले हैं, आप बेचना चाहते हो कभी भी बेच सकते हो। कोविड के दौरान भी हमने मार्केट को शुरू के लोगों को बहुत आर्थिक सहायता हो, है ना। तो मेरा ऐसा है कि स्टॉक एक्सचेंज का अपना तो कोई उद्देश्य नहीं हो सकता, देश को कैसे काम आए, देश की संपत्ति कैसे बढ़ाए, देश जब प्रगति कर रहा है
तो प्रगति को कैसे और अग्रसर किया जाए और कैसे मजबूती से उसका एक खंभा बन के ये किया जाए। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए गवर्नेंस नाउ के इस पॉडकास्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन ऑल्सो फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।